हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन का चैप्टर 1। सो आइए फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर 1 एंड देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने हैं और जो कि हमें हेल्प करने वाले हैं अगले आने वाले चैप्टर्स में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइज ये रहा आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 है आपका NISM सीरीज 8 का विच इज़ बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये जो डेरिवेटिव्स है ना, ये ऐसा नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट है या फिर सेबी जब आया तब ये हमने यूज़ करना शुरू किया इसको, या फिर जब इसे स्टैंडर्डाइज किया गया तब हमने यूज़ करना शुरू किया। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये काफ़ी पुराना है एंड हम अपने डेली लाइफ में इसको हमेशा यूज़ करते आए हैं। सुबह से शाम तक हम मल्टीपल टाइम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब आप सोचोगे कैसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि आप सबने कभी ना कभी फेस किया होगा या आप सबने कभी ना कभी उस चीज़ में एंटर किया होगा। सपोज किसी के यहाँ में शादी है एंड उसको शादी के लिए क्या करना है, एक बैंक्वेट हॉल बुक करना है। तो वो क्या करता है, बैंक्वेट हॉल सर्च करना शुरू करता है अपने एरिया में एंड वहाँ पे जाता है और एक प्रॉपर पर्टिकुलर टोकन अमाउंट देता है उन्हें। एंड टोकन अमाउंट देने के बाद क्या कहता है कि देखो 1 साल बाद का हमें बुकिंग चाहिए, लेकिन हम अभी आपको टोकन अमाउंट दे रहे हैं, हमें कुछ डिस्काउंट दे दो। सामने वाला बंदा अग्री कर जाता है, ऑब्वियसली वो कर जाएगा क्योंकि 1 साल पहले उसे पेमेंट हो रही है प्लस बुकिंग हो रही है। हो सकता हो उस डेट को ना हो बुकिंग, या फिर उस डेट को कम पैसे में बुकिंग हो, तो किसी को कुछ नहीं पता, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। सो दोनों को ही बेनिफिट हुआ, म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट क्या हुआ कि इस बंदे का बुकिंग कंफर्म हो गया, सामने वाले बंदे को क्या हुआ, उसको एक डिस्काउंट मिल गया आज के डेट में, प्लस उसका एक सेफ्टी मेजर भी हो गया कि हाँ ठीक है, उसका बैंक्वेट हॉल बुक हो गया शादी के लिए। सो हुआ क्या, बेसिकली एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्यों, क्योंकि ये एक फ्यूचर डेट का स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैंने आज टोकन अमाउंट दिया और मेरी शादी के डेट के टाइम पे वो मुझे अपना बैंक्वेट दे देगा, और ये दोनों चीज हमने आज के टाइम में ही फिक्स कर ली। 2 पार्टी हो गई, एक जनरल बेसिक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो अब क्या करें, अभी इसको हम सिक्योरिटी मार्केट या एक्सचेंज के टर्म्स में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। सो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट whose value is derived from value of some other asset known as underlying. Derivatives are based on wide range of underlying assets. These includes gold, silver, aluminum, energy resources, agri commodities, financial assets such as shares, bonds, foreign exchange and all. So देखो समझो क्या है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है जिसकी वैल्यू किससे डिराइव होगी, एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होगी। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है एंड मेरी सपोज शुगर केन की मेरी एग्रीकल्चर का बिजनेस है एंड मैं खेती करता हूँ, गन्ना उगाता हूँ एंड मुझे क्या करना है, जो गुड़ वाले मिल के मालिक होते हैं उनको शुगर केन का रिक्वायरमेंट होता है, जो शुगर मिल्स के मालिक होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर एक गन्ना उगाने वाला किसान हूँ, मेरे सामने कोई बंदा आता है एंड वो बोलता है कि मुझे एक काम करो, आपने जो भी गन्ना उगाओगे ना, ये इस साल का जितना भी आपका पैदावार होगा वो इस रेट में आप मुझे बेच दोगे, मैं आज ही आपको इतने की पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे एक्सेप्ट अगर है उसका टर्म्स एंड कंडीशंस कि हाँ ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ये हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव क्यों हुआ, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस चीज पे डिफाइंड है, एक अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या है, अग्री कमोडिटीज, गन्ना हो गया, गन्ने इज अंडरलाइंग एसेट, उसके ऊपर हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिफाइंड है, प्लस फ्यूचर डेट में पता नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि मेरी पैदावार ना हो, ऐसा हो सकता है कि उस साल गन्ने की खेती ना हो पाए, कोई फसल को कोई बीमारी लग जाए, खत्म हो जाए, या बारिश ना हो प्रॉपर, या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का अनसर्टेनिटी है, लेकिन स्टिल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब सपोज मान के चलो उस बंदे ने मेरे साथ एंट्री कर ली आज के टाइम में
और मुझे एक पेमेंट उसने कर दी, टोकन अमाउंट जो भी था उसने पे कर दिया। मेरे लिए क्या बेनिफिट हुआ, मुझे पैसे मिल गए, मैं उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। और फ्यूचर डेट पे जब गन्ने का जो भी हमारा डेट डिसाइड हुआ है, जब मेरे गन्ने की फसल होगी, मैं उसको सारी फसल उसी प्राइस पे दे दूंगा, वो मुझे प्राइस पे कर देगा। सो ये क्या हुआ, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का अग्रीमेंट हो गया। ये मैंने आपको जेनरिक टर्म में बताया कि किस तरीके से डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते हैं। एक्सचेंज के टर्म्स में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे थ्रू एंटर होते हैं, वो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं एंड उसमें काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सो हम डिस्कस करेंगे। अब डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेस होते हैं, शेयर्स के ऊपर बेस होते हैं, स्टॉक्स के ऊपर बेस होते हैं, बेस करके होते हैं। अब आपने सुना होगा रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्पॉट में है, कैश में भी शेयर्स लिस्ट है एंड फ्यूचर में भी है। तो सपोज फ्यूचर में जो लिस्ट है उसका प्राइस किसके ऊपर कहाँ से डिराइव हो रहा है, वो डिराइव हो रहा है आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के करंट प्राइस से प्लस मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से। सेम गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस कैसे डिराइव हो रहा है फ्यूचर में, करंट में मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई या करंट में जो स्पॉट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे गोल्ड के फ्यूचर्स का प्राइस डिराइव हो रहा है। तो फ्यूचर्स क्या है, एक डेरिवेटिव है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट के बेस पे डिराइव हो रहा है एंड वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कब की है, फ्यूचर डेट की है, जो कि हम आज की डेट में एंटर कर रहे हैं बट है वो फ्यूचर डेट की, वो क्या है, डेरिवेटिव। सो अब हम फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आ गया होगा, और साथ में आपको समझ में आ गया कि नया नहीं है, हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, दोस्तों के साथ प्रॉमिस करते हैं, हमेशा अपने फैमिली में ही प्रॉमिस कर लिया हमने कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा। तो सारे डेरिवेटिव्स हैं, ये हम जनरल टर्म में यूज़ करते हैं अपने फैमिली में डेली टू डे लाइफ में। सो गाइस देखते हैं अभी इसमें आगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव। जैसे मैंने आपको बताया था वो हिस्ट्री कितनी पुरानी, 12th सेंचुरी में भी ये यूज़ होते थे कॉन्ट्रैक्ट, 13th सेंचुरी में यूज़ हुए हैं एंड तरह इनमें टाइम टू टाइम क्या होते गए ये ग्रोथ होता गया है, लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि देखो ये फ्यूचर मार्केट में जापान में क्या होता था, एट डोजिमा नियर ओसाका फ्यूचर मार्केट इन राइस वाज डेवलप्ड टू प्रोडक्ट राइस प्रोड्यूसर्स फ्रॉम बैड वेदर और वारफेयर। जो मैंने आपको बताया कि अगर एक मार्केट क्रिएट हो गया, मैं खेती कर रहा हूँ, मेरी खेती हुई, कल को वॉर हो गया या कुछ वेदर फॉरकास्ट में चेंजेस आ गए या फिर वेदर में चेंजेस आ गए, हैवी रेन हो गया, कुछ भी हो गया, कीड़े लग गए, तो कम से कम मेरी सिक्योरिटी तो हो गई ना। अगर एक प्रॉपर मार्केट हो, मैं कम ही प्रॉफिट पे आज के टाइम पे ही अपने माल बेच दिया, मैंने अभी माल उगा नहीं है, डिलीवरी हुई नहीं, लेकिन मैंने बुक कर दिया, सो मेरा रिस्क क्या हुआ, खत्म हो गया इस चीज़ का। सो ऐसे देखोगे आप बहुत सारी चीज़ें में मिलेंगे आपको, अलग अलग टाइम पे लोगों में ग्रोथ होता गया एंड ये सारी चीज़ें फ्लो करती गई। देखो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ये इस्टेब्लिश किया, इसने काफ़ी अच्छे अच्छे इंडेक्सेस एंड ये सब चीज़ें स्टार्ट की। फर्स्ट टाइम जो इंडेक्सेस आया था, इंडेक्स पे ऊपर भी डेरिवेटिव्स बेस होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि डेरिवेटिव है क्या। अब देखो गाइस इसमें आगे एक पॉइंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। अब देखो पहले क्या होता था, आपको ही पता है कि लास्ट काफ़ी कम समय में हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ग्रो कर गया है। सो टेक्नोलॉजी ग्रो करने का एक बेनिफिट ये हुआ है कि हमारा मार्केट जो है वो ग्लोबल हो गया आज के टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो भी हमारे सेलर थे पहले सपोज लोकल एरिया में माल बेचते थे, अब क्या है वो ग्लोबल अपने प्रोडक्ट का डिलीवरी भी कर सकते हैं एंड ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही बेच पाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट जो हुआ है पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो ये इन सब चीज़ों से इफेक्ट क्या हुआ कि प्राइस डिस्कवरी का एक कॉन्सेप्ट आया कि प्राइस डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों होती है ये आपको जानना जरूरी है। जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा कि प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से प्राइस डिस्कवरी होती है, डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है एंड किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर एक्चुअल प्राइस कैसे निकलता है। ये चीज़ें जरूरी हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि प्राइस डिस्पैरिटी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा दिखने शुरू हो गई थी, लोगों को विजिबल होनी शुरू हो गई थी। तो ये हटाने के लिए क्या किया गया, ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना शुरू कर दिया गया। जैसे कि आपने सुना होगा एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे पहले,
फिर रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको हटा करके और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया कि नेशनल लेवल पे अब स्टॉक एक्सचेंज होंगे। नेशनल लेवल पे करने की क्या जरूरत थी कि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म एक अच्छे तरीके से वर्क करे। क्यों, कैसे करेगा कि नेशनल होगा तो नेशनल लेवल पे ऑर्डर्स एंड बायर्स एंड सेलर्स मीट करेंगे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, एंड एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई कितनी है कंट्री में उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। सो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स ग्लोबली। इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशंस इन अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑब्वियसली देखो, फ्लक्चुएशंस अगर होता है अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में तो डेरिवेटिव्स मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी ये चीज़। कैसे होती है, जब भी आपने देखा होगा कभी वॉर का सिचुएशन आता है तो क्या होता है, गोल्ड के प्राइसेस में वोलेटिलिटी स्टार्ट होती है। वोलेटिलिटी जैसे ही स्टार्ट होती है तो देखो स्पॉट प्राइस में तो इफेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन फ्यूचर के प्राइस में दिखना शुरू हो जाता है सबसे पहले। क्यों दिखता है, क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लुएंस हो रही है ये वॉर के सिचुएशन में क्या होगा, गोल्ड एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ही आम बात है, नॉर्मल चीज़ें हैं एंड ये होती हैं। सो ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, इन चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि ग्लोबलाइज हो गई चीज़ें। आज के टाइम पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और तुरंत ही फ्यूचर प्राइस, डेरिवेटिव्स के प्राइस में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली। कोई पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड अगर हम एक सिंगल रीजन में देखेंगे तो वहाँ पे वेरी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता हो अगर हम 10 रीजन में सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड देखेंगे तो वेरी करेगी। ऑब्वियसली घट सकती है, बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो एक ब्रेक इवन या फिर ये यूँ कहें कि एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म वर्क करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए। और वो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, ग्लोबली इंटीग्रेशन ऑफ एक्सचेंजेस। सो ये फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे ग्लोबली जो है डेरिवेटिव्स मार्केट को। जैसे आपने अभी करंट में काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं जो आपने सुना होगा कि जो गांव में किसान हैं, अभी क्या होगा, किसान को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, प्राइस डिस्कवरी का इशू है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या करने वाला है, इनाम्स के जरिए किसानों को जोड़ेगा, इनाम्स का एक प्रॉपर एक्सचेंज बनाएगा ताकि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिले। जो उसे सही दाम मिलेगा देगा, किसान उसको अपनी फसल बेच सकेगा। ये बहुत जरूरी है किसी भी मार्केट में या किसी भी इकोनॉमी में। प्राइस डिस्कवरी, प्रॉपर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का मिलना बहुत जरूरी है। आप इमेजिन करो कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उसका प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस कितने मार्केट में मैं बेच सकता हूँ, कितने रुपए तक वो बिक सकता है। तो आप कैसे इमेजिन करोगे, आपको तो ये लगे ना कि वो इतने प्राइस तक ही मैं बेच सकता हूँ। लेकिन अगर आपका वो प्रोडक्ट ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो गया, एक ब्रॉड लेवल पे उसका एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए लोगों को अवेलेबल हो गया, तो सोचो आपका एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उस प्रोडक्ट का प्राइस डिराइव हो सकता है। सो इस चीज़ को आप समझोगे, धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में और क्लैरिटी होती जाएगी हम लोगों की। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स ग्लोबली। एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क। अब जैसे मैंने बताया, डेरिवेटिव्स का एक यूज ये भी है कि हम अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हमने आज की डेट में ही अपने एक जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर जो भी हमारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, सब उसको सर्विस देने वाले हैं। सो हमने आज की डेट में अगर उसकी बुकिंग कर ली, विच मीन्स कि हमारा रिस्क क्या हुआ, मिटिगेट हो गया। अब हमें उस चीज़ का रिस्क नहीं है। तो डेरिवेटिव्स को एज अ मैनेजमेंट टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर ये चीज़ होता है, टेक्नोलॉजी अगर होती एनहांस होगी ग्लोबली, डेरिवेटिव मार्केट जो है ग्लोबली अगर ग्रो करेगा, तो इस चीज़ को भी लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही ज़्यादा लोग डेरिवेटिव्स के बारे में समझेंगे और उन्हें यूज़ कर देंगे, तरह तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे। और लास्ट है फ्रीक्वेंट इनोवेशंस इन डेरिवेटिव्स मार्केट्स एंड न्यूअर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। सो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी नए नए डेरिवेटिव्स मार्केट आने शुरू हुए। जैसे पहले स्पॉट के ऊपर फ्यूचर्स आने शुरू हो गए, फिर इंडेक्सेस के ऊपर फ्यूचर्स आने शुरू हो गए। आज के टाइम में कमोडिटीज़ के ऊपर भी फ्यूचर्स हैं। न्यूअर फ्यूचर आप देखोगे और भी नई नई इनोवेशंस डेरिवेटिव्स मार्केट में हो रही हैं कि और किन किन चीज़ों के ऊपर हम डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स लेकर के आ सकते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेंगे।
अब देखते हैं आगे आता है इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से शुरू होता है इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स की। इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट्स की जरूरत क्यों पड़ी एंड किसने रिकमेंड किया, तो इसमें आपने को नाम मिलेगा डॉक्टर एलसी गुप्ता। एलसी गुप्ता ने काफ़ी सारी चीज़ें रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, सभी के काफ़ी सारे सजेशंस उन्होंने दिए थे। एंड एक्सचेंजेस आज के टाइम पे भी डॉक्टर एलसी गुप्ता मेथड ही फॉलो करता है मेज़र करने के लिए। इवन किसी भी ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर की नेटवर्थ एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिफॉर्म्स के तौर पे हम देख सकते हैं। सो एलसी गुप्ता सर ने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स को रिकॉग्नाइज करने को बोला था सेबी को, और उन्होंने बोला कि सेबी के अंडर में तब आ सकता है जब ये डेरिवेटिव्स को भी हम एक सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। सो इनके सजेशंस के बाद फिर ये सिक्योरिटीज जो डेफिनेशन थी एससीआरए में उनको उसको अल्टर किया गया एंड डेरिवेटिव वर्ड्स को सिक्योरिटीज के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसमें है प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव मार्केट्स। सो देखो ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें हम आते हैं फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स। देखो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कॉन्सेप्ट सेम है, दो पार्टीज होंगी। आज के टाइम पे फ्यूचर की किसी ऑब्लिगेशन या फ्यूचर में कोई परफॉर्म करना है कोई एक्टिविटी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा। डिफरेंस इतना होगा, फॉरवर्ड्स मार्केट में आपका पार्टी टू पार्टी डायरेक्ट लिंक होगा, दो पार्टीज मिलकर के अपने म्यूचुअली टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे टू परफॉर्म एन एक्ट या फिर टू डिलीवर समथिंग एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। फ्यूचर्स में क्या होगा, ये एक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होता है, मोर स्टैंडर्डाइज होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क भी कम होता है, क्योंकि एक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है तो काउंटर पार्टी रिस्क का चांस बहुत कम होता है, या यूं कहें कि ना के बराबर होता है, क्योंकि एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। एंड एक्सचेंज इंश्योर करता है कि काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट ना करे, तभी तो लोग फ्यूचर्स में एंटर करेंगे। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बारे में आई थिंक मैंने ऊपर भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। बेसिकली ये डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट हैं, मतलब क्या क्या अलग अलग तरीके के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लाइक उसमें काइंड है फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स। अब आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस है ये डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ये क्या होता है, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। अभी देखो ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या देखा था डेरिवेटिव्स में कि ये ऑब्लिगेशन देता है, ऑप्शंस इज ऑल्सो डेरिवेटिव। लेकिन इसमें देखो ऑप्शन बायर जो होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो एक्सरसाइज करे या ना करे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती उसके पास राइट होता है। और जो ऑप्शन सेलर होता है उसके पास क्या होता है, अगर ऑप्शन बायर ने बोल दिया कि मुझे एक्सरसाइज करना है तो सेलर के लिए वो ऑब्लिगेशन बन जाती है। मतलब ये एक डेरिवेटिव, इट्स अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट जिसमें जो भी पार्टी होती है, जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास राइट होता है। ऑप्शन मतलब हमारे पास ऑप्शन है, मैं यूज करूं या ना करूं, मैं एक्सरसाइज करूं या ना करूं। अगर मैंने एक्सरसाइज कर दिया तो सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी, अगर मैंने नहीं किया तो सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। सो इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, देखते हैं कि उसमें और भी क्लियरिटी के साथ मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा क्या होता है। अभी तो आप बेसिक समझिए कि क्या है, सो दैट ये चैप्टर हम कम समय में कंप्लीट कर सकें। स्वैप में क्या होता है, देखो बेसिकली आपने सुना होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने सुना होगा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स पे काफ़ी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को लगाने को मिलता है। सो करेंसी एक्सचेंज स्वैप एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ये क्या होते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है, स्वैप चेंज कर देना। सपोज मुझे डॉलर में इनकम होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में डॉलर का प्राइस जो है वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो इनफ्लो ऑफ इनकम है उसको मैं स्वैप करके किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके अपनी रिस्क को कम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए वो बेनिफिशियल होगा, और प्लस सामने वाला क्यों एंटर करेगा, क्योंकि उसके लिए वो बेनिफिशियल है। अब इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। सो नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब देखो गाइज मार्केट में ट्रेडिंग कौन करता है, किसको जरूरत है डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स की। सो एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है, इनको कैटेगराइज कर दिया है कि ये इन्वेस्टर जो होते हैं, इतने टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि डेरिवेटिव्स मार्केट या फिर शेयर मार्केट में घुसते हैं एंड उसमें ट्रेड करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, हेजर्स।
देखो हेजर्स क्या होते हैं, ये रिस्क एसोसिएटेड पीपल होते हैं और ये क्या चाहते हैं कि हमारा रिस्क जो है वो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के माध्यम से खत्म हो जाए। कैसे खत्म होता है, मैं किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे ऐसा है लग रहा है कि मेरा माल जो है ना बिकेगा नहीं आगे फ्यूचर में, या ऐसा हो सकता हो कि पूरा का पूरा ना सेल करे। तो मैंने क्या किया, आज के टाइम पे ही अपने माल का एक किसी बंदे से कम दाम में ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, कम मुनाफे पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि सारा माल वो ले लेगा। क्या हुआ, मेरा रिस्क खत्म। ये होते हैं हेजर्स। अब इनको पढ़ते हैं क्या होता है। दे फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड यूज डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस देयर रिस्क। ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर था, मुझे डर है कि मेरी जो माल मैंने बनाया है वो बिकेगा नहीं, या फिर वो उस दाम पे नहीं बिक पाएगा फ्यूचर में। तो मैंने क्या किया, मैंने डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट का यूज़ किया एंड आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर गया कि इस प्राइस में प्री डिटरमाइंड प्राइस है। भले मैंने अपना मुनाफा कम देखा, लेकिन मैंने एंट्री कर लिया, मैंने अपना रिस्क हटा दिया फ्यूचर में कि मेरा माल जो है उस प्राइस पे बिकेगा या नहीं बिकेगा, हो सकता है माल ही ना बिके। Corporations, investing institutions, banks all use derivative products to hedge or reduce their exposure to market variables such as interest rates, share values, bond prices, currency exchange rates and commodity prices. ठीक है, अब बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, उनको क्या चाहिए होता है, बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो उनको भी ये रिस्क है कि मुझे पता है कि सपोज मुझे रॉ मटेरियल चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस साल जो है बारिश कम होगी, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए वो कम प्रोड्यूस होगा और प्राइस उस टाइम पे बढ़ जाने वाला है 6 महीने बाद। तो वो कॉर्पोरेट ने क्या किया, आज के टाइम पे उनके बायर्स को देखा और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे इसी प्राइस पे तुम 6 महीने बाद ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दोगे। कंपनी ने क्या किया, अपना रिस्क हटा दिया। कैसे हटाया, आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि इसी प्राइस पे मुझे 6 महीने बाद इतना सप्लाई तुम कर देना रॉ मटेरियल का। सेम जो बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं या बैंक्स हैं, बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स के पास बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, उनके पास फॉरेन एक्सचेंजेस आते हैं, तो वो भी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट में एंटर करते हैं कि उनको जो एसेट का वैल्यूएशन है वो डिटेरियोरेट ना करे फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी के लिए। सो वो भी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप हेजर्स के बारे में आपको क्लैरिटी होगी। नाउ कम्स टू स्पेक्यूलेटर्स, ट्रेडर्स। स्पेक्यूलेटर्स एंड ट्रेडर्स ये क्या होते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हम भी मार्केट में एंटर करते हैं, तो जैसे मैं अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करूं जो कि सैलरीड क्लास एम्प्लॉय है एंड वो एंटर करता है मार्केट में, तो क्या मोटो लेके जाता है, अब इमेजिन करो वो उसके मन में क्या रहता है कि मैं पैसे कमाऊं। पैसे कैसे कमाएगा कि उसको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई कर लेना चाहिए, या उसको लगता है कि पटापला शेयर बाई कर लो और ये शेयर के पास मतलब कुछ अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आने वाली है, वो शेयर ऊपर चला जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं बैंक में रखूंगा तो कम पैसे मिलेंगे। मैंने अगर सपोज SBI के बैंक में कम FD मिलेगी, SBI के शेयर्स बाई करूंगा, अच्छे रेट पे मिल रहा है, तो हो सकता है FD से ज़्यादा रिटर्न SBI बैंक का शेयर दे दे। सो ये माइंड में रहता है। तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ फिक्स थिंग। मैंने कोई रिस्क के लिए नहीं एंटर किया मार्केट में, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने माइंड में स्पेकुलेशन कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों की बेसिस पे, बहुत सारे न्यूज़ के बेसिस पे, या फिर जो भी मुझे हो सकता हो कुछ इंट्यूशंस आ रहे हो कि मतलब कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हुई है जिससे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के ऊपर बेनिफिट होने वाला, तो मैंने एक स्पेकुलेशन माइंड में की एंड देन मैं मार्केट में एंटर कर गया। सो इट्स ऑल अबाउट स्पेकुलेशन, नथिंग एल्स। सो हम किस कैटेगरी में आए, हम आ गए स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स की कैटेगरी में। इसके बारे में पढ़ते हैं। दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड बेस्ड ऑन द व्यू टेक पोजीशंस इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने प्रेडिक्ट किया कि ये पॉलिसी आई है या फिर ये चेंजेस आने वाले इकोनॉमी में, इससे एक फला कंपनी है जिसको इतना बेनिफिट हो जाएगा, तो हमने बस स्पेकुलेशन माइंड में किया एंड देन हमने उस पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। हमने उसका ऑप्शन बाय कर लिया या फ्यूचर्स में एंटर कर लिया, कैश उसका बाय कर लिया, जो भी है, फ्यूचर सेल कर दिया। दो भी चीज़ें हैं, ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हम क्या किस कैटेगरी में आगे, स्पेकुलेटर्स की श्रेणी में आगे। अब देखते हैं ट्रेडिंग पर्पज। एज दे ऑफर लिवरेज आर लेस expensive, cost of transaction generally lower than that of underlying and are faster to executing size high volumes markets. So देखो स्पेकुलेटर क्या होते हैं, हर आदमी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। सो बहुत सारे स्पेकुलेटर मार्केट में एंटर कर जाते हैं। एंड जैसे मान के चलो, आपने सुना होगा, जिनको नॉलेज होगी कि बजट का टाइम है,
तो बजट के टाइम में बहुत सारे लोग मार्केट में पैसा लगा देते हैं, कई सारे स्पेकुलेशंस के बेसिस पे बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। ब्रोकर्स उनको अलग अलग तरीके की स्पेशल ब्रोकरेज भी ऑफर करते हैं, लाइक कॉस्ट बड़ी बहुत कम होती है उनकी, क्योंकि उनको डिलीवरी तो लेनी नहीं होती है किसी भी चीज़ की, ना ही उन्हें डिलीवरी बेचनी होती है। उनको क्या करना है, बस पैसे कमाना उनका मोटो होता है और निकल जाना। सो ब्रोकरेज चाहते हैं कि ठीक है ऐसे बंदे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, ऐसे लोग बहुत लोग हैं, तो उनको एक स्पेशल ब्रोकरेज रेट भी ऑफर करते हैं, कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है और उनको लेवरेज देते हैं। लेवरेज क्यों देते हैं ब्रोकर, कभी भी देखना लेवरेज क्यों देते हैं, सो दैट मार्केट में स्पेकुलेशंस और भी ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा स्पेकुलेशन होगा, जितने ज़्यादा लोग एंटर करेंगे और उससे क्या होगा, ब्रोकर को अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा, प्लस हमारी इकोनॉमी में भी वो पैसा आएगा। सो लिवरेज के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटर्स एंड ट्रेडर ट्रेड करते हैं, और आई होप अगर आपने ट्रेडिंग करते होगे तो आपको लेवरेज के बारे में और क्लियरिटी होगी। बाकी आगे या चैप्टर्स में आएगा तो हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है गाइज आर्बिट्रेजर्स की। सो आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं, देखो आर्बिट्रेज का मतलब होता है डिफरेंस के बीच में प्रॉफिट गेन करना। आपने कई बार देखा होगा कि हम ना सपोज एक ही मंडी में जाते हैं, तो हमने ना क्या देखा वहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रूट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक फ्रूट है, सेब है, तो हमने ना सेब का प्राइस देखा, सेब का प्राइस कितना है, सपोज मान लो 80 रुपये किलो है वहाँ पे। हमने क्या किया, हम उस मंडी से निकले, दूसरी मंडी पे गए, हमने वहाँ पे देखा सेब का प्राइस कितना है, 40 रुपीज़। हमने क्या देखा कि यार पिछली मार्केट में सेब का प्राइस 80 रुपये किलो था, इस मार्केट में मैं यहाँ पे 40 रुपये किलो है। सो देखो अब इसमें है क्या, मतलब क्या एग्जिस्ट करने लगा, या इसमें आर्बिट्राज एग्जिस्ट करने लगा। कैसे करने लगा कि हम चाहें तो 40 रुपये में वहाँ पे हम सेब को बाई कर सकते हैं, उसी मार्केट में जाएंगे एंड 80 वाले के बगल में ही हम अपनी शॉप लगाएंगे और हम कितने में बेचेंगे, 60 रुपये में। हमें कितने का, 20 रुपये का मुनाफा। ये क्या सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है, आर्बिट्राज बोलते हैं इसको। हमने क्या किया, दो मार्केट के बीच में सेम प्रोडक्ट के प्राइस का जो डिफरेंस था उसका बेनिफिट उठा लिया और प्रॉफिट कमा लिया। सो दीज आर पीपल आर कॉल्ड आर्बिट्रेजर्स। सो लेट्स टेक एंड गो थ्रू द रीडिंग्स। देखो आर्बिट्रेज इज अ डील दैट प्रोड्यूसेस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग अ प्राइस डिफरेंस इन द प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट्स। दो डिफरेंट मार्केट में किसी सेम प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंस है, उसके बीच में हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। Arbitrage originates when a trader purchases an asset cheaply in one location and simultaneously arranges to sell it at a higher price in another location. ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इम्पोर्ट में काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बहुत पैसा है। कैसे पैसा है, इस वजह से पैसा है। कैसे होता है, हमने क्या किया, कोई सामान यहाँ पे देखा वो मिल रहा है 100 रुपये का, हमने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पता लगाया, चाइना में देखा, अच्छा चाइना में तो या जो भी कंट्री है, अभी चाइना के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, बांग्लादेश में पता किया हमने, बांग्लादेश में देखा वो सामान हमें 35 रुपीज़ का मिल रहा है। हमने दिमाग लगाया, हमने कैलकुलेट किया, यार अगर वहाँ से मैं ले आता हूँ, मेरी जो भी कैरिंग कॉस्ट वहाँ से लाने की, जो भी ड्यूटी वगैरह पे करूँगा, उसके बाद भी मुझे कितने का पड़ रहा है, वो 60 रुपये का पड़ रहा है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट 100 का मिल रहा है, मुझे ये सब देने के बाद भी 60 का पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बांग्लादेश से वो सामान ले आऊँगा, सब कुछ देने के बाद भी 60 रुपये का पड़ रहा है मुझे, मैं 80 रुपये में वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दूंगा वहाँ से ला करके, और मैं क्या करूँगा, सेम प्रोडक्ट पे आर्बिट्राज कमा लूँगा, बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज इज एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडियन मार्केट एंड बांग्लादेश के मार्केट में सेम प्रोडक्ट के लिए। सो ये क्या हुआ, एक आर्बिट्राज हुआ। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। सो देखो डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जान लिया कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, और प्लस पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं जो डेरिवेटिव्स मार्केट में एंटर करते हैं। अब हमें ये जानना है कि देखो डेरिवेटिव्स मार्केट में कितने काइंड के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट प्रोडक्ट तो देख लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट किस डेरिवेटिव्स मार्केट में लिस्ट होते हैं, कहाँ पे ट्रेड होते हैं, इसके बारे में हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट में क्या है,
देखो सबसे पहला आता है ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट का क्या मतलब है? ओवर द काउंटर, काउंटर पे आप लेकर के गए, मेरा ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर कोई बंदा मिला आपको उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने वाला, या फिर आपके उस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको सप्लाई करने वाला, आप दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ एंड आपने एग्जीक्यूट कर लिया, जो भी टोकन मनी आपको लेनी थी आपने ले लिया, आपको देनी है तो आपने दे दी। ये क्या हुआ? ओवर द काउंटर एक्सचेंज। इसको बोलते हैं ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट। ये काफ़ी फेमस था, काफ़ी टाइम पहले काफ़ी लोग इसी में एंटर करते थे, लेकिन इसमें एक रिस्क था गाइस। वो रिस्क क्या था? काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है कि सपोज मैंने अगर किसी बंदे के साथ एंटर किया किसी अग्रीमेंट में, एंड वो बंदा कल को डिफॉल्ट कर जाए तो, या वो बंदा अभी तो बोल रहा है कि डिलीवरी करेगा प्रोडक्ट की, लेकिन उस टाइम पे बोल दे कि नहीं है मेरे पास, तो कौन टेक करेगा इस चीज़ की? ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ओटीसी, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज में, एंड इसकी वजह से हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट में नई नई इनोवेशंस और नए नए कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट होने लगे। इसके बारे में आप गो थ्रू कर सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है और आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर देना, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। अब इसमें आते हैं, देखो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया? एक्सचेंजेस का। एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ और इसके बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो गए। लाइक सेबी ने बोला कि एक्सचेंज बनेगा, एक्सचेंज में प्रॉपर काउंटर पार्टी का हेडेक खत्म हो जाएगा, एक्सचेंज इंश्योर करेगा कि प्रॉपर डिलीवरी हो, प्रॉपर पेमेंट हो, पे इन पे आउट टाइम से हो जाए। इसके लिए एक्सचेंजेस के बाद एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, सेबी ने लेकर के आया कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनेगी जो कि सेपरेट होगी एक्सचेंजेस से। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या काम होगा कि वो काउंटर पार्टी रिस्क को एलिमिनेट करेगी, एंड जो कि आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे इसी लेवल पे काम होता है। ओटीसी में कोई ट्रेड नहीं होता है इंडिया में, स्पेशली काफ़ी कम होते हैं, एंड इंडिविजुअल लेवल पे तो हम अग्रीमेंट करते ही हैं, दैट इज़ नॉट ओटीसी। बट वैसे मैं बोल रहा हूँ ओटीसी का ऐसा कुछ इंडिया में सक्सेस नहीं है। इंडिया में सक्सेस है स्टॉक एक्सचेंज कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें आपके फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रॉपर रेगुलेटेड होता है, सेबी के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, हर ब्रोकर यूनिफॉर्मिटी के साथ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, क्लाइंट को भी सारा अवेयरनेस सेबी इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रॉपर हो, इन्वेस्टर्स को अपने राइट्स पता हो, इन्वेस्टर्स को रूल्स पता हो कि एक्सचेंजेस को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, प्लस ब्रोकर्स को क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं अपने लेवल पे। सो ये सारी चीज़ें हैं। और इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो सेबी ने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज है, इतना मार्जिन मनी डिपॉजिट करना ही करना है, इसके अलावा आप एंटर नहीं कर सकते हो। अगर एंटर करते हो तो इतने टाइम के अंदर आपको बाकी की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के साथ साथ एक्सचेंज ये भी इंश्योर करते हैं कि मार्जिन मनी प्रॉपर डिपॉजिटेड रहे ताकि डिफॉल्ट होने के चांस कम हो जाए। डिलीवरी करना है किसी बंदे को तो प्रॉपर शेयर्स या फिर जो भी चीज़ें हैं डीमेट अकाउंट में टाइमली पहुंच जानी चाहिए, वेयर हाउस में टाइमली पहुंच जानी चाहिए, उसके बाद डिलीवरी इंश्योर करता है एक्सचेंज की प्रॉपर डिलीवरी हो जाए। सो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें मैंने डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में बताई हैं। सो इसका आंसर आपको बहुत ईजी है समझना। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफ़ी इजी है आपको समझना कि सिग्निफिकेंस क्या है डेरिवेटिव्स मार्केट का। सो लेकिन फिर भी चलो एक बार डिस्कस करते हैं, आपको देखते हैं क्या क्या इसमें है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एनआईएसएम की बुक में। लेट्स स्टार्ट। Like other segments of financial markets, derivatives market serves following specific functions. Derivatives market helps in improving price discovery based on actual valuations and expectations, which is obvious. प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव्स मार्केट इंश्योर करता है। Derivatives markets helps in transfer of various risks from those who are exposed to risk but have low risk appetite to participants with high risk appetite. मैं अगर एक छोटा मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता प्राइस का, मैं एंटर कर सकता हूँ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में सो दैट मेरा रॉ मटेरियल का सप्लाई हो जाए, या फिर अगर मैं फिनिश्ड गुड्स हैं उनको मैं बेच सकूँ एट अ प्रीडिटरमिन्ड प्राइस, मेरा रिस्क खत्म हो गया। प्लस जो हायर रिस्क वाले हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें गेन का कॉन्सेप्ट रखते हैं। उनको लगता है कि नहीं मैं एंटर करूँगा तो मुझे बेनिफिट होगा। सपोज मैं आज के टाइम पे एंटर कर रहा हूँ कि मैं इतने में सेल करूँगा, लेकिन सामने वाले बंदे को लगता है कि ये अभी एंटर कर रहा है लेकिन उस टाइम पे इसकी सम
गुड्स का प्राइस ज़्यादा होने वाला है। तो उसके माइंड में क्या है कि ठीक है आज ही के टाइम में एंटर कर रहा है तो ठीक है, अगर इसके इसी सामान का प्राइस उस टाइम पे फ्यूचर टाइम पे ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा, इससे सामान लेकर के इसके इसी सामान को मार्केट में सेल कर दूंगा। तो मेरे मेरे मन में क्या है कि जो बायर है उसके मन में क्या है कि वो हाई रिस्क एपेटाइट वाला है, वो रिस्क लेने को तैयार है। और मेरे मन में क्या है कि चलो मेरा रिस्क खत्म हो गया, मुझे कम ही मुनाफे पे आज के टाइम पे ही मेरा सामान का कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया है और वो मैं सेल कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट हेल्प शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट आने के बाद स्टार्ट क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट होने से क्या हो गया कि काउंटर पार्टी रिस्क एलिमिनेट हो गया। काउंटर पार्टी रिस्क एलिमिनेट होने से क्या मतलब है कि स्पेकुलेटिव टर्म्स जो पहले होते थे, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स होते थे, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सट्टा लगा रहे हैं। मतलब हमने बस ऐसे आंख बंद करके हमें लगा कि ये इसका प्राइस बढ़ने वाला है, हमने आंख बंद करके पैसा लगाया, सट्टा लगा दिया और वो प्राइस मूवमेंट किया तो प्रॉफिट, नहीं मूवमेंट किया तो लॉस। सो ये सारी चीजें स्पेकुलेटिव ट्रेड्स थी। डेरिवेटिव्स मार्केट में आने से क्या हो गई, लोगों को समझ में आया रिस्क कैसे मिटिगेट करते हैं। हम सट्टा के नहीं, हम डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के माध्यम से भी स्पॉट एंड डेरिवेटिव्स के बीच में पैसा अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें डेरिवेटिव्स मार्केट आने के बाद से खत्म हो गई। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेरियस रिस्क्स फेस्ड बाय पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स। सो आई होप ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेरिवेटिव्स बीइंग लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स हैव रिस्क लाइक काउंटर पार्टी रिस्क। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी। सेकेंड है प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजिशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूव। मुझे लग रहा है कि मेरा प्राइस का रिस्क है, फ्यूचर में प्राइस जो है कम हो जाएगा तो मैं आज ही एंटर कर लेता हूँ अपने इस प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे। लिक्विड रिस्क, इनेबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन। सपोज मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो मैंने क्या किया, कोई ऐसा सेलर ढूंढा। मैंने खुद एंटर नहीं किया, मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, मैंने कोई ऐसा सेलर ढूंढा उसी सेम प्रोडक्ट का जिससे मैंने आज की डेट में फ्यूचर की डेट के लिए एक उससे कम के प्राइस पे एंट्री कर ली, एग्रीमेंट की। ठीक है, अब मेरे मन में क्या था कि उस टाइम पे इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो मेरे मन में क्या था कि मैं इससे डिलीवरी लूंगा और मार्केट में बेच दूंगा। ठीक है, उस फ्यूचर डेट पे। लेकिन सपोज फ्यूचर डेट पे उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड ही मार्केट से वैनिश हो गई, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो। ठीक है, समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट। जैसे मान के चलो कि जैसे मान लो कैलकुलेटर कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, उसने क्या किया, किसी कंट्री से देखा कि यहाँ पे 50 रुपीज़ का ही कैलकुलेटर मिल रहा है मुझे, और एक दूसरी जगह से उसने बात किया और उससे बोला कि वो रेडी हो गया कि वो 100 रुपीज़ में वो कैलकुलेटर बाई करेगा उससे। ठीक है, उसने आज की डेट में इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि तुम मुझे 50 रुपीज़ में इतने कैलकुलेटर सप्लाई करोगे इस डेट को। किस डेट को, जिस डेट को उस बंदे को वो बंदा इससे लेगा। अब मैंने एंटर कर लिया, अब 1 साल बाद की डेट है, सपोज उस बीच में क्या हुआ, कैलकुलेटर का यूज ही बंद हो गया, कंप्यूटर्स आ गए, हर आदमी के पास लैपटॉप हो गया, हर आदमी के पास सिस्टम हो गया, तो मुझे तो डिलीवरी लेनी पड़ी। लेकिन अब मेरी उस मार्केट की डिमांड खत्म हो गई, उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई, सामने वाले ने मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो लॉस हो गया। ये एक रिस्क है जो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट में लोगों को फेस करना सकता है। इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन, विच इज कॉल्ड इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन। मतलब मैंने ये पोजीशन बनाई थी, सामान लिया था सामने वाले को बेचने के लिए, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम क्या हुआ, मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई, मार्केट में बायर ही खत्म हो गया, सेलर ही खत्म हो गए, तो मैं किसको बेचूं। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सपोज आप ओटीसी में एंटर करते हो, कल को सामने वाले पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने बोला नहीं करूंगा, तो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनमें काफ़ी टाइम टेबल लग जाता है। डिफॉल्ट होता है तो किस तरीके से सेबी में आप कंप्लेंट करोगे, इवन एक्सचेंजेस के टर्म्स में भी ब्रोकर ने अगर डिफॉल्ट किया तो कैसे जो उनके क्लाइंट जिन्होंने पैसा लगाया उनको कैसे उस पैसे की रिकवरी हो। ये सारी चीज़ें कई बार आती हैं बीच में, जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क, विच इज फ्रॉड, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। दिस इज आई थिंक ये रिलेटेड है आपके बहुत सारे स्कैम से रिलेटेड। जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई सामान था ही नहीं और मैंने ना फर्जी वेयर हाउस रिसिप्ट उसके दिखा करके और डिलीवरी बेच दी, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया
वेयर हाउस रिसिप्ट के बेसिस पे बंदा ने क्लेम किया जा करके वेयर हाउस में, तो उसने बोला कि ये तो फर्जी है, फ्रॉड हो गया। ये सारी चीज़ें कई बार आती हैं, हालांकि काफ़ी कम आती हैं क्योंकि बहुत ही रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होता है एक्सचेंजेस का। एंड मैं एक्सचेंज में जॉब करता हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट है, एंड मे नॉट बी अप्रूव्ड एवेन्यू फॉर समवन लिमिटेड रिसोर्सेज, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड लो रिस्क टॉलरेंस। समटाइम्स लेवरेज, जैसे मैंने बोला डेरिवेटिव्स इज ऑल अबाउट लेवरेज। लेवरेज नहीं है, आपका लो रिस्क है, तो डेरिवेटिव्स में आप फंस सकते हो, आगे जाकर के आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि देखो क्या डेरिवेटिव्स है ना, ये एक प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव है बट काफ़ी रिस्क भी है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए डेरिवेटिव्स में अगर आप काम करते हो। A market participant should therefore carefully consider whether such trading is suitable for him, her based on these parameters. So ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एंड इसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो गाइज ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं जो भी हैं। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर आपको क्लैरिटी हो गई होगी, और कुछ भी आपको डाउट होगा गाइज तो आप मुझे मेल कर देना। मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली हुई है। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिक्स क्लियर करोगे तो आगे फ्यूचर में मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा। ये वीडियोस में मैंने थोड़ा टाइम लिया है, आपको बेसिक्स क्लियर किया है, काफ़ी एग्जांपल्स को मैंने रिपीट किया है एंड क्या उनके यूजेस हैं इनको रिपीट किया है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए कि है क्या चीज़ और ये क्यों ज़रूरी है। सो आगे के चैप्टर्स में मैं थोड़ा स्पीड में भी अगर पढ़ाऊँगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी पूरी कि क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी मेरी, नेक्स्ट चैप्टर जब भी मैं डिस्कस करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।